जब आप होटल में खाना खाने जाते हो तो आपको देना पड़ता है। इसी सर्विस टैक्स के नाम पर 20 रुपए की पानी की बोतल आपको 100 रुपए में बेची जाती है। लग्जरी टैक्स था, इसका मकसद था अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेकर सरकार को पैसा देना। देश की सारी राजनीतिक पार्टियां उस वक्त ये देखकर हैरान रह गईं जब वाजपेयी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता को इसका अध्यक्ष बना दिया। और हैरानी सबको इसलिए हुई क्योंकि सीपीआईएम हमेशा से भाजपा की विरोधी रही है। अब ये सब काम अच्छे से चल रहा था, तभी 2004 में एक अनहोनी हो जाती है। ये वही पी चिदम्बरम है जिन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले के आतंकवादियों को लेकर यह कह दिया था कि कोई जरूरी नहीं है कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। मोदी इस विधेयक का तगड़ा विरोध कर कांग्रेस का नामो निशान मिटाकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब कांग्रेस जीएसटी लाना चाह रही थी तो भाजपा ने विरोध किया, और जब भाजपा जीएसटी लागू करना चाह रही थी तो अब कांग्रेस ने विरोध चालू कर दिया। 8 साल तक जीएसटी कलेक्शन के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांट दिया जाता है। दोस्तों, आजादी के बाद भारत एक नया देश था। सरकार को देश चलाने और देश की सुरक्षा में खड़ी सेना को मजबूत करने के लिए पैसों की जरूरत थी, जैसे कि हर देश को होती है। और उस पैसे के जुगाड़ के लिए सरकारें देश की जनता पर टैक्स लगाती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। आप कुछ सामान खरीदो या आप कुछ सामान मैन्युफैक्चर करो, आप होटल में खाना खाने जाओ, आपको सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। उस टैक्स से सरकार के पास पैसा आता है और सरकार देश को चलाती है। अब ये जो टैक्स भारत की जनता पर लगाए गए, ये कई प्रकार के थे। एक्साइज ड्यूटी, इसे फैक्ट्रियों पर लगाया जाता था जहां सामान मैन्युफैक्चर किया जाता है। कस्टम ड्यूटी, इसे विदेशों से आने या भारत से विदेशों में बेचे जाने वाले सामान पर लगाया जाता है। सेल्स टैक्स, ये तब लगता है जब आप किसी दुकान में जाकर सामान खरीदते हो। फिर आता है वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। इनमें ऐसा होता है, मान लीजिए एक कुर्सी है तो सबसे पहले इसे बनाने वाले ने इसमें 10% टैक्स लगाकर होलसेलर को बेचा। अब होलसेलर इसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर फिर से 10% वैट लगाता था, फिर इसे दुकानदार को बेचता था। दुकानदार इसमें अपने प्रॉफिट के हिसाब से फिर से 10% वैट जोड़कर कस्टमर को बेच देता था। फिर आता है सर्विस टैक्स। जब आप होटल में खाना खाने जाते हो तो आपको देना पड़ता है। इसी सर्विस टैक्स के नाम पर 20 रुपए की पानी की बोतल आपको 100 रुपए में बेची जाती है। फिर आता है इंटरटेनमेंट टैक्स। इसमें जब आप मान लीजिए सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं तब आपको देना पड़ता है। लग्जरी टैक्स, यह महंगे होटल, रिजॉर्ट या लग्जरी सामान पर लगता था। इसका मकसद था अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स लेकर सरकार को पैसा देना। ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स, ये तब लगता था जब किसी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता था। सेस, इसे हानिकारक चीजों जैसे सिगरेट, तंबाकू और गुटखा पर लगाया जाता था। प्रोफेशनल टैक्स, दोस्तों ये नौकरी या बिजनेस करने वालों पर लगता था। और इनकम टैक्स तो आप लोग जानते ही हो। प्रॉपर्टी टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या मकान या जमीन खरीदते या उसे बेचते हैं उस पर लगाया जाता है। दोस्तों, ये मैंने आपको करीब 12 या 13 तरह के टैक्स बता दिए जो कि देश की जनता देती है और सरकार के पास पैसा पहुंचता है। अब आजादी के बाद से सन 1986 तक लगभग देश का टैक्स सिस्टम 40 साल से ऐसे ही चलता आ रहा था। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने 1 मार्च 1986 को संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मॉडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत की। मॉडवेट एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मान लीजिए एक फैक्ट्री ने कच्चे माल पर 100 रुपए टैक्स दिया। उसके बाद जब उसने प्रोडक्ट को बेचा तो वो अपने पहले के 100 रुपए जो उसने दिए थे टैक्स के रूप में उसे काटकर बाकी टैक्स देगा। लेकिन ये वाला टैक्स सिस्टम सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित था, यानी कि जिस सामान की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है आम आदमी तक इसकी पहुंच नहीं थी। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यानी एनडीए सरकार सत्ता में आती है जिसमें वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा होते हैं, साल 2000 में एनडीए सरकार द्वारा मॉडवेट का नाम बदलकर सैनवेट कर दिया जाता है, यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन दोस्तों, नाम के साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ा दिया जाता है। जहां मॉडवेट सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित था, अब इसमें सर्विसेज को भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन जहां एक और
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सैनवेट के नियमों में बदलाव कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वे 1999 में एक बैठक करते हैं जिसमें खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके आर्थिक सलाहकार पैनल, जिसमें आरबीआई के 3 पूर्व गवर्नर भी मौजूद थे, आईजी पटेल, विमल जालान और सी रंगराजन। पहली बार यहां पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का प्रस्ताव रखा जाता है और वाजपेयी इस टैक्स सिस्टम से इतने प्रभावित होते हैं कि तुरंत जीएसटी का एक मॉडल तैयार करने के लिए एक समिति का गठन कर देते हैं जिसका नाम होता है एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। इस समिति में भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया। देश की सारी राजनीतिक पार्टियां उस वक्त ये देखकर हैरान रह गईं जब वाजपेयी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता को इसका अध्यक्ष बना दिया। असीम दास गुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के नेता थे और हैरानी सबको इसलिए हुई क्योंकि सीपीआईएम हमेशा से भाजपा की विरोधी रही है। अब क्योंकि जीएसटी वाले मुद्दे पर हर राज्य की सरकारों का समर्थन जरूरी था, इसीलिए विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए हो सकता है कि असीम दास गुप्ता को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। अब इस समिति को 3 काम जो सबसे ज्यादा जरूरी थे वो करने थे। पहला ये देखना कि कौन कौन से टैक्स को मिलाकर, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको टैक्स की पूरी लिस्ट बताई है, उनमें से कौन कौन से टैक्स को मिलाकर एक टैक्स जीएसटी बनाया जा सकता है। दूसरा, राज्यों और केंद्र के बीच जीएसटी को कैसे बैलेंस किया जाएगा। और तीसरा काम कि जीएसटी को लागू करते ही शुरू के 5 साल जो राज्यों के राजस्व में लॉस होगा, उनको घाटा होगा, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। अब ये सब काम अच्छे से चल रहा था, तभी 2004 में एक अनहोनी हो जाती है। 2004 के लोकसभा चुनावों में सबको लग रहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन एनडीए की हार हो जाती है और यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री बनाया जाता है पी चिदम्बरम को। जी हाँ, ये वही पी चिदम्बरम है जिन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम हमले के आतंकवादियों को लेकर यह कह दिया था कि कोई जरूरी नहीं है कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री बनते ही 2006 के बजट भाषण में औपचारिक रूप से घोषणा की जाती है कि 2010 से जीएसटी लागू कर दिया जाएगा। असीम दास गुप्ता उसी समिति के चेयरमैन बने रहते हैं और उन्होंने 2010 तक जीएसटी का विस्तृत पूरा डिटेल्ड ड्राफ्ट भी तैयार कर दिया था। लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार देश की राज्य सरकारों को जीएसटी लागू करने के लिए नहीं मना पाती है, जिसकी वजह से 2010 में जीएसटी लागू नहीं हो पाता। अब यहां से शुरू होता है राजनीति का बड़ा खेल। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार जीएसटी लागू करने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करती है, लेकिन भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है और ये विधेयक फिर से लटक जाता है। इसके बाद इस विधेयक को वाजपेयी सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। अगस्त 2013 में स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी और इस विधेयक को मंजूरी मिल गई। अब यहां पर एंट्री होती है गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधेयक का तगड़ा विरोध करते हैं और कहा जाता है कि अगर जीएसटी लागू हुआ तो गुजरात को हर साल 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और उसके बाद आता है साल 2014। नरेंद्र मोदी की पूरे देश में एक बार लहर दौड़ जाती है। कांग्रेस का नामो निशान मिटाकर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी विधेयक को फिर से संसद में पेश करते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने लगती है। अब आप यहां पर राजनीति समझो, जब कांग्रेस जीएसटी लाना चाह रही थी तो भाजपा ने विरोध किया और जब भाजपा जीएसटी लागू करना चाह रही थी तो अब कांग्रेस ने विरोध चालू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बार बार इसमें संशोधन करती है और करीब 4 बार इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। आखिरकार विपक्ष को इस बिल का समर्थन करना ही पड़ता है, जिसके बाद भारतीय संविधान में 100वां संशोधन करने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाता है। 8 साल तक जीएसटी कलेक्शन के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांट दिया जाता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। वर्तमान की स्थिति यह है कि जीएसटी के इन सारे स्लैब्स को
मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है और सिर्फ 2+1 स्लैब को रखा गया है, जिसमें 12% वाले को खत्म करके 5% में और 28% को खत्म करके 18% कर दिया गया है। इसके अलावा जो नुकसानदायक और लग्जरी सामान है उसमें 40% जीएसटी कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी जीएसटी की पूरी कहानी शुरू से लेकर आज तक की। इस वीडियो का डेटा ढूंढने में समय लगता है, मेहनत लगती है। अगर आप ऐसे ही देश में चल रहे तमाम मुद्दों की खबर जड़ से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर प्रदान करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।